हेलो दोस्तों, आप सबों का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में। आइए एनटीपीसी के प्रीवियस ईयर सवालों को आज सॉल्व करते हैं। सवाल कह रहा है, जब 30, 15, 21 और 11 में से प्रत्येक में x जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपात में होती है। यदि 6x अनुपात y समानुपात y अनुपात 3x माइनस 9 और देखिए ये जो है ना y जो है ना वो 0 से बड़ा होगा, 0 से हमेशा बड़ा होगा। तो y का मान ज्ञात कीजिए। y का क्या बोला जा रहा है? मान ज्ञात करने के लिए। तो आइए, इसका एक फॉर्मूला होता है, x निकालने का एक फॉर्मूला होता है। वो फॉर्मूला होता है a गुना डी माइनस b गुना c बटा a प्लस डी माइनस b प्लस c। ये फॉर्मूला पे अगर आप इसे पुट करते हैं तो इसका मान निकल जाएगा। a गुना डी कितना होगा? 30 गुना 11। a गुना डी 30 गुना 11। पहला वाला a, दूसरा वाला b, तीसरा वाला c और चौथा वाला d। माइनस b कितना है? 15 गुना 21। c कितना है? 21 है। बटा अब a जोड़ d तो 30 जोड़ 41 माइनस 15 जोड़ 21। अब जो ये निकलेगा 11 तिहाई 33 330 माइनस 315 बटा 41 माइनस 36। ये कितना निकला? 15 बटा 5, 5 तिहाई 15 तो 3। x का मान कितना निकला? 3 निकला। अब आगे देखिए, अब क्या करना है? x का मान मेरा कितना निकला? 3 निकला। अब आप यहाँ पर पुट कीजिए x का मान। 6 गुना 3 अनुपात y समानुपात y अनुपात 3 तिहाई 9 और माइनस 9। 0 हो जाएगा, ये 9 माइनस 9 0 हो जाएगा। लेकिन अब इसे 6 तिहाई 18 बटा y बटा 0। तो ये 0 to 0 y स्क्वायर बराबर 0 हो गया। अब मुझे बोला गया है ये 0 से हमेशा बड़ा होगा, 0 के बराबर नहीं होगा। तो मुझे ये पॉजिटिव 3 नहीं लेना पड़ेगा, -3 लेना पड़ेगा मुझे। -3 लेंगे तो ये -18, -3 अगर लेते हैं तो -18 ये हो जाएगा। और ये वाला कितना होगा? -9 और -9, -9 और -9, ये भी -18 होगा। माइनस माइनस पर -18 और y स्क्वायर बराबर -18 -18 कितना? 18 18 324। 324 y बराबर क्या हो जाएगा? 18। तो यही हमारा इसका आंसर होगा। समझ गए होंगे सवाल को। यदि दो संख्या का अनुपात 5:3 है, उनके लॉसॉ तथा मॉसॉ का गुणनफल 135 है, तो लॉस और मॉसॉ के व्युत्क्रमों का योग पूछा जा रहा है। तो आप एक चीज़ सबसे पहले ध्यान रखिए कि दो संख्याओं का गुणनफल बराबर लॉसॉ इंटू मॉसॉ, मतलब दो संख्या का गुणनफल उनके लॉस और मॉसॉ के गुणनफल के बराबर होता है। तो 5x गुना 3x बराबर कितना? 135 ले सकते हैं, क्यों नहीं? क्योंकि लॉसॉ और मॉसॉ का गुणनफल 135 दिया हुआ है सवाल में। अब हम क्या करेंगे? 3 से इसको काटेंगे, या आप एक काम कीजिए, 5 तिहाई 15, अब 15 नमा 35 से ये भी कट गया। एक्स स्क्वायर, ये दोनों एक्स स्क्वायर बराबर 9, एक्स बराबर कितना हो जाएगा? 3, एक्स बराबर 3, क्योंकि ये रूट के अंदर जाएगा तो 3 तिहाई 9। समझ गए? अब क्या करेंगे? दोनों संख्या मुझे मालूम हो गया। पहला संख्या 5 तिहाई 15, दूसरा संख्या 3 तिहाई 9। अब क्या करेंगे? इन दोनों का लॉसॉ और मॉसॉ निकालेंगे। आइए अब इन दो संख्या का लॉस और मॉसॉ निकालते हैं। जैसे 15 और 9 है, तो आप देखिए कौन सी संख्या इस दोनों संख्या को काट सकता है। तो 3 तिहाई 9, 3 पचे 15, किससे काटे? 3 से काटे। तो ये तीनों संख्या का मल्टीप्लाई, अब ये दोनों संख्या किसी संख्या से एक साथ कटेगा? नहीं कटेगा। तो नहीं कटेगा, तीनों को मल्टीप्लाई कर देते हैं। 5 तिहाई 15, 15 तिहाई 45, मतलब मेरा एलसीएम जो निकला वो 45 निकला। एलसीएम कितना निकला? 45 निकला। अब एचसीएफ निकालने के लिए क्या करेंगे? तो दोनों संख्या 15 और 9 कौन से संख्या से कटा? तो 3 से कटा। अब ये 3 और 5 किसी से कट रहा है? नहीं कट रहा। किससे कट रहा है? 1 से कट रहा है। तो इन दोनों का मल्टीप्लाई क्या होता है? एचसीएफ होता है। एचसीएफ बराबर 3। अगर ये दोनों संख्या फिर किसी संख्या से कटता तो उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके एचसीएफ करते। तो मुझे तो पता चल गया एलसीएम और एचसीएफ। अब हमें सवाल में कह रहा है कि उन दो संख्याओं के व्युत्क्रमों का योग, तो 1 बटा एलसीएम 45 प्लस 1/3, इन दोनों का एलसीएम 45 और 3 का कितना होगा? तो आप देखिए किससे ये कट रहा है,
3 से कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 15 45। तो किससे काटे? 3 से काटे, तो इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई इसका मल्टीप्लाई क्या निकलेगा? एलसीएम होगा 15 3 45 होगा। अब देखिए अब क्या हो गया? 45 हो गया एलसीएम। 45 एकम 1, 3 15 15 1 16/45, यही इसका आंसर हो गया जो ऑप्शन नंबर 4 में है। समझ गए होंगे सवाल को। आइए अगले सवाल को बनाते हैं। अगला नंबर सवाल कह रहा है दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 डिग्री अधिक है, छोटे कोण डिग्री में कितना होगा? अगर मेरे पहले वाले वीडियो को आपने देखा होगा तो मैंने उसमें शॉर्ट ट्रिक बताया है, कुछ नहीं करना है। अगर संपूरक कोण बोले तो संपूरक कोण क्या होता है? संपूरक कोणों का योग कितना होता है? दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है और दो पूरक कोणों का योग कितना होता है? तो 90 डिग्री होता है। इन्हीं चीज़ों को सिर्फ याद रखना है। 180 डिग्री में हम 50 डिग्री को घटा देंगे तो निकलेगा मेरा 130 डिग्री, और 2 से डिवाइड देंगे तो निकलेगा 65 डिग्री, और यही सबसे छोटा कोण होगा, यही इसका आंसर होगा। लेकिन अगर आपको बोल दिया जाए बड़ा कोण निकालिए, तो बड़ा कोण निकालने के लिए 180 डिग्री में आप 65 डिग्री को माइनस कर दीजिएगा तो निकलेगा 115 डिग्री। ये 115 डिग्री बड़ा कोण और ये 65 डिग्री छोटा कोण, लेकिन दोनों के बीच का अंतर जो है वो देखिए 50 डिग्री है। कितना है? 50 डिग्री अंतर है। समझ गए सवाल को। अब आप इसको लॉन्ग मेथड से भी समझ लीजिए, जो इस सवाल को कह रहा है लॉन्ग मेथड से देखिए बताते हैं। लॉन्ग मेथड में इस सवाल में क्या कहता है कि दो संपूरक कोण, बड़े कोण छोटे कोण से 50 डिग्री, छोटा कोण मान लिए कितना x, अब बड़ा कोण मान लेते हैं 50 डिग्री अधिक x प्लस 50। आपको पता है कि दो संपूरक कोणों का योग 180 डिग्री होता है, मतलब इन दोनों को जोड़ने के बाद 180 डिग्री होना चाहिए। अगर दोनों को जोड़ते हैं तो 2x प्लस 50 बराबर 180 डिग्री, तो 2x बराबर 180 डिग्री माइनस 50, अब क्या होगा? 130 डिग्री, और इधर x बटे 2, तो 2 से गया ये कितना निकल गया? 65 डिग्री। तो ये मेरा आंसर होगा। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगर आपको बड़ा कोण बोलता तो 65 डिग्री को 50 डिग्री के साथ जोड़ देते इस मेथड के हिसाब से, तो वो मेरा बड़ा कोण हो जाता। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। यदि ईश्वर नाव से धारा की विपरीत दिशा 42 घंटे में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है और उसे धारा की दिशा में इसी दूरी को 15 घंटे में तय करता है, तो धारा की चाल ज्ञात कीजिए। याद रखिएगा, धारा की चाल, अगर धारा की चाल पूछा जाए तो उसको धारा के साथ और धारा के विपरीत दिशा में जो चाल है, दोनों चालों को माइनस करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। अगर नाव की चाल पूछा जाए शांत जल में, तो दोनों की चाल, धारा के साथ नाव की चाल और धारा के विपरीत नाव की चाल को जोड़ करके 2 से डिवाइड कर देते हैं। ये नाव की चाल, ये धारा की चाल मुझे देता है। आइए सवाल बनाते हैं। अब सवाल बनाने के लिए मुझे क्या करना पड़ेगा? धारा के विपरीत दिशा, धारा की विपरीत दिशा क्या बोला जा रहा है? धारा के विपरीत दिशा हम निकालते हैं। धारा की विपरीत दिशा चाल 721 किलोमीटर वो कितने घंटे में गया है? तो 42 घंटे में। तो चाल बराबर क्या होता है? चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। क्या होता है? दूरी बटा समय। तो दूरी बटा समय हमें निकालना है इसका। दूरी बटा समय निकालेंगे। 7 छक 42, 7 एकम 1 0 सत्तियाँ 21, 103/6 निकल गया। ये निकला धारा के विपरीत। अब धारा की साथ, धारा के दिशा में, ये जो धारा का दिशा में बोला जा रहा है ना, 721 किलोमीटर की दूरी वो 15 घंटे में तय किया है। अब ये कटेगा किसी से नहीं। अब हमें क्या करना है? धारा के साथ वाला और धारा के विपरीत दिशा वाला जो मेरा ये चाल निकला, तो अब इन दोनों को क्या करना है? मुझे घटाना है। इन दोनों को क्या करना है? घटाना है। 721/15 माइनस 103/6, तो इन दोनों का एलसीएम क्या होगा? 3 दूना 6 और 3 पचे 15, 5 दूना 10, 30, क्या होगा? 30। अब जो मेरा निकला 30 निकला इनका एलसीएम। आइए ऊपर थोड़ा मिटा करके ऊपर बनाते हैं। क्या निकला इन दोनों का एलसीएम? 30 निकला एलसीएम इसका। 15 दूना 30, तो 2 2 दूना 4 और 7 दूना 14, माइनस 6 पंचे 30, 5 3 15 और 5 एकम 5। अब ये निकल गया। अब हम क्या करेंगे इसको? अब करना है इन दोनों को जब माइनस करेंगे, 7 5 12 और 1 पैसा ले लिए, 3 में 1 2 और 9 5 14, 927/30। 3 से कट गया 10 बार में, 3 3 9 0 3 9 27। हाँ, तो ये 10 से जब इसको डिवाइड करेंगे इतने में, तो ये मेरा निकलेगा 30.9। आपको मैंने पहले ही बता दिया था, दोनों को चाल को माइनस करके 2 से डिवाइड करते हैं। अब 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 15.45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से धारा का चाल है। अगर आपको पूछ लेता कि मुझे बताओ नाव की चाल शांत जल में, तो इन्हीं दोनों को आप जोड़ देते, जोड़ने के बाद जो निकलता उसे 2 से डिवाइड कर देते, तो उसमें शांत जल में नाव की चाल पता चल जाती।
आइए इस सवाल के शॉर्ट ट्रिक को मैं आपको समझाता हूं। पहले फॉर्मूला समझा देता हूं, फिर आप शॉर्ट ट्रिक से सॉल्व करके मैं बता दूंगा। सबसे पहले देखिए, हमेशा याद रखिएगा, धारा के विपरीत का समय दिया हुआ हो और धारा के साथ का समय दिया गया हो और एक दूरी दे दिया गया हो, तो आप इस सवाल को जो मैं मेथड दे रहा हूं इस मेथड से बनाना आप एग्जाम में एकदम बहुत कम समय में बना पाओगे। तो इसमें याद रखिएगा, अगर मान के चलिए मुझे धारा की चाल पूछा जाए, धारा की चाल या धारा की चाल पूछा गया है, धारा चाल दी गई कुल दूरी, दी गई कुल दूरी बटा नीचे क्या करना है, धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय, धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का गुणनफल, क्या लेना है, गुणनफल, गुणनफल लेना है। और फिर मुझे क्या करना है, धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का अंतर का क्या करेंगे, अंतर लेंगे, डिफरेंस, अंतर, बटा बटे में 2, यही इसका सूत्र होगा, फॉर्मूला होगा। समझ गए ना बात को, समझिएगा फिर से। लिया गया कुल समय मतलब डिस्टेंस, जितना डिस्टेंस लिया गया है वो लिखेंगे, उसके नीचे में क्या करेंगे, धारा के विपरीत दिशा में लिए गए समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का गुणनफल, यहाँ पर गुणनफल, और फिर क्या मल्टीप्लाई करेंगे इससे, दोनों समय का अंतर, मतलब धारा के विपरीत दिशा में लिया गया समय और धारा के दिशा में लिए गए समय का अंतर बटे में 2, ये होगा धारा की चाल निकलेगा। अब यही आप अगर क्या कीजिएगा, जैसे कि अगर नाव की चाल पूछ दे कि शांत जल में नाव की चाल क्या है, तो शांत जल में नाव की चाल निकालने के लिए क्या कीजिएगा ना, नाव की चाल शांत जल में दूरी बटा लिए गए दोनों, मतलब कि दोनों विपरीत दिशा में समय और साथ में लिए समय का गुणनफल, गुना यहाँ जो अंतर आपने लिया है ना, ये अंतर नहीं लेना है, यहाँ पर क्या लेना है, अंतर नहीं लेना। अगर नाव की चाल आपको निकालना है तो अंतर नहीं, योग लेना है, क्या लेना है, योग, योग लेना है, समझ गए, क्या लेना है, योग लेना है, बटे 2, बस इसी से आप इस सवाल को बना सकते हैं। आइए सवाल को मैं बना करके दिखाता हूं आपको। देखिए मेरा जो पूछा जा रहा है धारा की चाल, तो धारा की चाल में आपको मैंने क्या बताया था, 721 बटे दोनों मतलब समय का गुणनफल 42 गुना 15 गुना, अब दोनों मतलब समय जो दिया गया समय उसका अंतर 42 माइनस 15, यहाँ क्या निकलेगा 27, घटा देने के बाद 27 निकलेगा। अब देखिए काटते हैं इसको, 7 छक 42, 7 एकम 7, 0 7 21, समझ गए। अब 3 दूना 6, 3 नमा 27, 3 तिहाई 9 और 3 पचे 15। तो अब बताइए आप इसमें देख करके क्या आपको लगता है ये आसान है या नहीं है। बस निकल गया सवाल का आंसर, 103 गुना 3 कितना होगा, 3 तिहाई 9, सॉरी 3 तिहाई 9, 0 और 3 एकम 3 बटे 5 दूना 10, तो कितना निकल गया ये निकल गया 30.9, बटे में 2 बोले थे आपको लास्ट में करना है, तो 2 से इसको डिवाइड कीजिएगा तो कितना होगा, 2 एकम 2, 2 पंचे 10, 2 चौके 8, 2 पंचे 10, 15.45 किलोमीटर प्रति घंटे से इसका धारा की चाल है। अब अगर आपको यही नाव की चाल पूछता तो इन दोनों को जोड़ देते तो आपको नाव की चाल पता चलता। समझ गए होंगे, धन्यवाद। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थी ने एक परीक्षा दी, 12 विद्यार्थी का औसत स्कोर 60 है, बाकी विद्यार्थी का औसत स्कोर 62 है, कक्षा का औसत स्कोर पूछा जा रहा है, मतलब टोटल छात्रों का स्कोर पूछा जा रहा है। तो बहुत सवाल आसान है, मान लेते हैं कितना औसत है, 60 औसत है, मान लेते हैं। सबसे पहला डाटा जो मुझे दिया गया है, डाटा दिया गया है, कितने विद्यार्थियों का डाटा दिया गया है, 12 विद्यार्थियों का। दूसरा कितने विद्यार्थियों का डाटा गया है, 18 विद्यार्थियों का। क्यों, क्योंकि 12 विद्यार्थी दिए गए, बाकी विद्यार्थी, तो 30 में से 12 को घटा देंगे तो क्या निकलेगा, मेरा 18 निकलेगा। अब जो एवरेज दिया गया है इन दोनों का, 12 विद्यार्थियों का एवरेज 60 दिया गया है और 18 विद्यार्थियों का एवरेज 62 दिया गया है, लेकिन माने हैं हम कितना एवरेज 60 मान लिए हैं। 60 में अगर इस 60 को घटाया जाए, इस 60 को अगर घटाया जाए तो मेरे पास क्या बचेगा, तो मेरे पास 0 बचेगा। क्या बचेगा, 0 बचेगा। ये जो 0 बचेगा, 0 बचेगा, 0 बचेगा। 62 में से अगर 60 को घटाया जाए तो कितना मुझे प्राप्त होगा, तो मुझे 2 प्राप्त होगा। कितना प्राप्त होगा, 2 अधिक, 2 ही अधिक है ना। अब देखिए, अब इन डाटा को देखिए, कटता है किसी से, 6 दूना 12, 6 तिहाई 18। अब इन दोनों का मल्टीप्लाई लीजिए, कितना होगा, 0 होगा। इन दोनों का मल्टीप्लाई लीजिए, कितना होगा, 6 होगा। ये 6 क्या है, पॉजिटिव में है, क्योंकि बढ़ा हुआ मान है, 6 मान बढ़ा हुआ है। अगर 6 मान बढ़ा हुआ है 1 में, तो दोनों में बढ़ाना पड़ेगा ना, मुझे दोनों में बांटना पड़ेगा। कितने में बटेगा, कितना कितना सबको मिलेगा, 5 आदमी को। तो 6 को हम 5 से अगर डिवाइड करते हैं तो ये मुझे 1.2 आएगा। कितना आएगा, 1.2 आएगा। तो 1.2 को अब मेरा औसत में 1.2 का अंतर आ गया, तो यही जोड़ देंगे 1.2 में, कितना आ गया, 61.2 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए ना सवाल को, 61.2 इसका आंसर हो जाएगा। आइए इसको एक आपके जो मेथड, नॉर्मल मेथड है, उस मेथड से आपको बताते हैं। आइए इस सवाल के बेसिक मेथड को देखते हैं। बेसिक मेथड में कितना विद्यार्थी है, 12 विद्यार्थी का स्कोर कितना है, 60 है। अब टोटल स्कोर कितना हो गया, 720 है। औसत स्कोर 60 था। उसी प्रकार अब मेरे पास शेष विद्यार्थी, बाकी विद्यार्थी, तो 30 में से 12 घटा देंगे तो कितना होगा, 18 विद्यार्थियों का औसत कितना हो गया, 62 है।
जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे 18 दूना 36 के 6 बाकी 3 18 6 कठोदर 3 111। अब इन दोनों को क्या कीजिए, जोड़ दीजिए, 6 2 1 3 और 7 1 8 1। अब इन दोनों को जोड़िए, टोटल छात्र कितना हो गया 30। आपको पता ही होगा औसत किसे कहते हैं, टोटल छात्रों का औसत अंक बटे टोटल छात्रों की संख्या। अब हम अगर इसे 30 से डिवाइड करते हैं तो 3 ढंग 30, 3 छा के 18, 3 एकम 1, 3 दूना 6, 10 से इसको जब डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर मेरा क्या पॉइंट लगेगा, तो 61.2 इसका आंसर होगा। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है पाइप ए एक टैंक को 18 मिनट में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। शुरू में पाइप ए खोला जाता है, जो 6 मिनट बाद पाइप बी को भी खोल दिया जाता है। कितने समय में शेष टैंक पूरी तरह से भर जाएगा। तो देखिए, एक टैंक है, एक नल है जो उसे 18 मिनट में भरता है, और एक टैंक है जो उसे 20 मिनट में खाली कर देता है। अब इन दोनों का एलसीएम कितना होगा, 180। 20 नमा 18 दही 180। अब क्या है ना, मेरा ये माइनस है और ये पॉजिटिव है। क्यों, ये पानी डाल रहा है, ये पानी निकाल रहा है। अगर आगे अब क्या बोला है, शुरू में पाइप ए खोला जाता है, जो 6 मिनट बाद बी को भी खोल दिया जाता है। मतलब 6 मिनट मेरा पाइप ए काम कर रहा है। अगर पाइप ए 10 के एफिशिएंसी से 6 मिनट काम करता है तो टोटल काम कितना कर दिया, 60 काम कर दिया। अब 180 में अगर 60 काम हो गया तो बच कितना गया काम, 120 काम मेरा बचा हुआ है अभी। अब क्या करेगा, वही काम ए और बी मिलकर करेगा। अगर ए एक बार में 10, मान के चलिए कहीं से 10 लीटर पानी डालता है, तो उसी वक्त 9 लीटर पानी बाहर चला जाता है। टंकी में बचा कितना, 1 लीटर पानी अभी भी मेरा बचा हुआ है। तो उसी एक के एफिशिएंसी से अब ए और बी दोनों काम करेगा। ए और बी की एफिशिएंसी कितनी होगी, 1 मिल करके, दोनों आदमी मिल करके एक बार में, जैसे एक 10 लीटर पानी डाला और 9 लीटर पानी भी बाहर फेंक दिया, तो बच गया उसमें कितना, 1 लीटर। मतलब दोनों आदमी मिल करके एक के एफिशिएंसी से अगर काम करेगा तो 120 लीटर पानी भरने में उसको एक के दर से 120 मिनट लगेगा। कितना लगेगा, 120 मिनट लगेगा। तो यही इसका आंसर होगा। आइए अगले सवाल को देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है यदि x और 338 के बीच मध्यानुपात 260 है तो x का मान कितना होगा। ये सवाल बहुत ही आसान है। आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा, a और b और c दिया हुआ है, इसमें b पूछा जाए तो आप कीजिएगा a बटा b, b बटा c। इन दोनों का मल्टीप्लाई होगा b स्क्वायर गुना a गुना c। समझ गए, सॉरी यहाँ पर क्या है, बराबर होगा, यहाँ पर बराबर, ये क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, बी स्क्वायर बराबर ए गुना सी। समझ गए बात को। आइए इसी पे इस सवाल को बैठाते हैं। तो क्या बोला जा रहा है, मध्यानुपाती कितना है, 260 है। तो मध्यानुपाती मेरा कौन है, बी वाला है। तो 260 गुना 260 बराबर ए एक्स है, और ये 338 है। अभी इसी को अब काटिए और छाटिए। 13 दूना 26, 13 छा के 78, 13 दूना 26 0, 13 दूना 26, 13 दूना 26 0। अब 2 से 10 बार में गया। x बराबर अब क्या बच गया मेरा, x बराबर 20 गुना 10 बराबर 200। यही इसका आंसर होगा, ऑप्शन नंबर ए। आइए अगले सवाल पे चलते हैं। अगला सवाल कह रहा है वह अवधि वर्ष में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपये की धनराशि 4% साधारण ब्याज की दर से 2280 हो जाती है। आइए इसे मैं 2 मेथड से आपको बताता हूँ। सबसे पहला मेरा मिश्र धन कितना है, 2280 है। 1200 मेरा क्या है, मूलधन है। ब्याज मेरा क्या हो गया, ब्याज मेरा 1080 हो गया। 1080 ब्याज मिल गया, ठीक है। और कितने साल के लिए, 4। कितने मूलधन थे, 1200, 0 0 0 0। अब काटिए इसे, 12 नमा 78 से 4 से 2 दूना 4, 2 45, 2 से इसको डिवाइड कीजिए 22.5। तो यही इसका आंसर हो जाएगा। ये फॉर्मूला बेस था। ये क्या था, इसको फॉर्मूला पे मैंने बनाया। फॉर्मूला मैंने इसमें कौन सा यूज़ किया, तो आइए वो फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ। फॉर्मूला क्या कहता है, साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है, शायद आपको भी पता होगा साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है। साधारण ब्याज बराबर मूलधन गुना समय गुना दर बटा 100। अब मेरा साधारण ब्याज दिया हुआ था, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। साधारण ब्याज गुना 100 बटे इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन समय गुना मूलधन बराबर दर, क्योंकि समय पूछा गया है। तो यहाँ पर क्या करेंगे हम, यहाँ पर ले लेंगे दर गुना मूलधन और बराबर समय। अगर यही दर पूछा जाता तो समय को नीचे रखते, दर को यहाँ रखते। इसी में सवाल सूत्र पे मैंने ये सवाल को बनाया।
आइए आपको मैं इसे का एक मेथड बताता हूँ। अगला मेथड मेरा क्या कहता है, रेट कितना दिया है, 4% दिया है। 4 से जब आप इसे काटिएगा तो 25 हो जाएगा, मतलब 1/25 हो गया। अब इसी पे आप बैठा दीजिए, ये सवाल बन जाएगा। मूलधन कितना दिया है, 1200 दिया है। 1200 कितने से मल्टीप्लाई होगा जो मूलधन होगा, 25 चौके 100, 25 अठे 200। 48 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 को तो वो कितना होगा, 1200 हो जाएगा। अब एक मेरा ब्याज है, लेकिन इसको कितने से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मुझे 48 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो ब्याज मेरा कितना दिया गया है, 2280 में अगर हम 1200 को माइनस करते हैं तो 1080 मुझे ब्याज प्राप्त हो रहा है। लेकिन मेरा ब्याज जो निकल रहा है, अभी मेरे हिसाब से जो ब्याज निकल रहा है वो कितना ब्याज है, वो ब्याज है 48। तो 48 बराबर 1080, तो 1 बराबर कितना हो जाएगा, 1080 बटे 48। समझ गए? दस 1080 बटे 48। अब इसे काटिए, 12 चौक 48, 12 9 8 उधर से 0, 2 दूना 4, 2 से 45 और 2 से ये गया तो 22.5 इसका आंसर हो जाएगा। समझ गए होंगे सवाल को। आइए अगला सवाल देखते हैं। अगला सवाल कह रहा है, एक विक्रेता 1 रुपये में 7 नींबू खरीदता है। 75% लाभ अर्जित करने के लिए उसे 1 रुपये में कितने नींबू बेचने पड़ेंगे। अब 7 नींबू उस खरीदा कितने रुपये में, 1 रुपये में। 1 नींबू की कीमत उसकी कितनी हुई, 1/7। अब इसी पे 75% उसको लाभ अर्जित करना है। 75%, 25 सते 175, 25 चौक 100, 7 से 7 गया 1/4, मतलब उसे 1 रुपये में 4 नींबू अब उसे बेचना पड़ेगा, तो उसे 75% का लाभ होगा। ये इसका आंसर हो जाएगा।